राशि की फ्लाइट कोहरे के कारण लेट हो गई थी। अब फ्लाइट रात में 3:30 बजे आएगी, तब तक जागना ही पड़ेगा। उसने एक नज़र अपनी कलाई घड़ी पर डाली, फिर बेमन से सोचा क्यों न एक चक्कर ड्यूटी फ्री शॉप का ही लगा लिया जाए, कम से कम समय तो कट ही जाएगा। दीपकांत ने घर से निकलते वक्त एक अच्छी सी व्हिस्की लाने की फरमाइश की थी और परफ्यूम। अगर उसके स्टॉक में एक और जमा हो भी गई तो बुरा क्या है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी खरीद लेगी। यही सोचकर उसके कदम ड्यूटी फ्री स्टोर की तरफ चल बढ़ गए। व्हिस्की लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि नीले रंग के ब्लेजर की जेब से एक गोरा हाथ भी उसी शेल्फ पर आ लगा। ओह, आई एम सॉरी। आप ले लीजिए, राशि ने नम्र स्वर में कहा। नहीं नहीं, आप ही ले लें, कहते हुए संजय ने उसकी ओर देखा तो दोनों ही चौंक पड़े। अरे तुम यहाँ? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। फिर तो एयरपोर्ट का वो सूना कोना राशि और संजय के कह कहूं, चुटकुलों और फ्लैशबैक की बातों से खुशनुमा हो उठा था। विद्यार्थी जीवन में दोनों ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। बंबई जैसे ही महानगर में समुद्र की रेत पर बैठकर अपने नाम लिखना और फिर लिखकर मिटाना, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सिंघावी सर के घर जाना और उनके एक बार कहने पर बारी बारी से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना। राशि को सब याद आने लगा था। राशि का सितार पर संजय की फरमाइश पर धुनें बजाते बजाते अपनी उंगलियां घायल कर लेना, संजय का उसकी अंगुलियां देखकर बैंडेड लगाते हुए उदास हो जाना, संजय के एक बार कहने पर उसके लिए गाजर का हलवा और दही बड़े अपने हाथ से बनाकर लाना संजय भी अब तक कहाँ भूला था। तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात भी इसी तरह हुई थी। दिल्ली मॉल में दोनों के हाथ इसी तरह एक ही किताब पर पड़े थे। बातों ही बातों में संजय ने कहा, हाँ, और तब तुम ही ने शिष्टता से कहा था, आप ही ले लीजिए, मुझे तो पहली ही मुलाकात में तुम बहुत अच्छे लगी थी। संजय के स्वर में प्रशंसा थी। तुम्हारा ड्रेस सेंस, बातचीत का ढंग अद्भुत था। अगर अच्छी लगी थी तो तुम मेरी हर बात काट क्यों देते थे? और तुम हमेशा मुझसे झगड़े का बहाना ही क्यों ढूंढती रहती थी? हे ईश्वर, तुम अभी तक वैसे ही भोले भंडारी हो। मैं झगड़े का नहीं बल्कि तुम्हें चिढ़ाने का बहाना ढूंढा करती थी। तुम्हारी आदत थी, टॉपिक छेड़ दो तो घंटों बोलते ही जाते थे, और न छेड़ो तो चुप। अपने आप से तो कभी कोई बात तुम्हें सूझती ही नहीं थी। फिर भी मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ बातें जो तुम्हें कहनी चाहिए थी कभी कही ही नहीं तुमने। संजय ने बात पकड़ ली। क्या नहीं कहा मैंने? राशि घुमा फिरा कर बात टालने की कोशिश करने लगी, लेकिन संजय अपनी ही बात पकड़कर बैठा रहा। जिस लड़की को उसने अपने दिल में बैठाकर कर रखा, मान सम्मान दिया, वो उसे भोला भंडारी कैसे कह रही है? तुमने कई बार कहा था कि तुम अकेले में कुछ कहना चाहते हो, पर हम जब भी अकेले में मिले तुमने कभी कुछ नहीं कहा। उधर संजय के मन में उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी। क्या कहता मैं? याद है जब तुम्हें कोविड हुआ था, सारी सारी रात जागकर तुम्हारे पेपर मैं ही तैयार करता था, नारियल पानी और दूसरे फल और खाने का सामान माँ से झूठ बोलकर मुंह अंधेरे ही तुम्हारे घर तक पहुंचाकर भी आता था, क्योंकि उसके बाद तो पुलिस की गश्त शुरू हो जाती थी। याद है तुम हमेशा कहा करती थी कि तुम किसी सरकारी कर्मचारी से ही शादी करोगी, और तब मैंने सरकारी प्रतियोगिताओं की ही तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत सी बातें कहने के बाद वो बोला, बहुत सी बातें कहने की नहीं समझने की होती हैं। अगर मैंने नहीं कहा तो तुम ही कह देती, मैडम इंटेलिजेंट। इतना सब सुनकर राशि भी खुद को रोक नहीं सकी थी। बोली, हैरानी तो इस बात की है संजय कि हर विषय पर आत्मविश्वास के साथ बोलने वाला इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक लड़की के हाव भाव और आंखों की भाषा नहीं पढ़ सका। कहने की कोशिश तो मैंने भी बहुत बार की थी, पर खुलकर कैसे कहती? आखिर लड़की ही तो थी मैं। हर क्षेत्र में बराबरी का दावा करने में तो तुम औरतें एक पल का समय भी नहीं गंवाती, और प्यार का इजहार करना हो तो संजय ने चिढ़कर कहा, दोनों की आंखें इस समय बोल रही थीं, मगर शब्द थे कि जुबान पर आते आते ही रुक जाते थे। आज पहली बार दोनों को पता चला कि जिसे दिलोजान से चाहा, उनका वो पहला प्यार भी उन्हें ही प्यार करता था। वो दोनों हैरान थे, खुश भी थे और दुखी भी थे। उसके बाद बहुत देर तक मौन मुखर रहा। फिर सन्नाटे को बीनते हुए संजय ने बात शुरू की।
तुम्हारे पति कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं? और बच्चे? दो विपुल और साक्षी एक बार फिर दोनों अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में लौट आए। अपनी फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनकर संजय भावुक हो उठा था। फिर कब मुलाकात होगी? पता नहीं, शायद जल्दी या शायद फिर कभी न हो। उसके बाद सामान समेटकर बाएं बोलना, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करना, फ्लाइट में बैठना, सब कुछ जैसे सिलसिले से किसी मूवी की तरह ही हुआ। घर पहुंचकर दीपकांत ने राशि का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बोले, घर से चली जाती हो तो बहुत सूना सूना लगता है। सुनते ही राशि दीपकांत से लिपट गई थी। फिर तो राशि बैग में से सबके लिए एक एक गिफ्ट निकाल कर देती गई तो बच्चों के कहकहों से पूरा घर गूंज उठा था। मम्मा, आज हम मेड के हाथ से पका खाना नहीं खाएंगे, आपके हाथ से बनी पाव भाजी खानी है, विपुल बोला। और साक्षी डोसे की फरमाइश कर रही थी। साथ में सांभर और चटनी भी जरूरी थी। जल्दी ही दीपकांत ने महसूस किया कि हमेशा कम और नपा तुला बोलने वाली राशि एकदम से बिंदास और चंचल हो गई थी। वो अक्सर राशि को किसी से फोन पर बहुत देर तक बात करते सुनते तो सोचते, बिना मतलब तो राशि किसी से एक शब्द नहीं बोलती। फिर ये कौन है जिससे बात करते समय राशि का स्वर धीमा और सीरियस हो जाता है? सोशल नेटवर्किंग साइट खोलते समय या व्हाट्सएप पर बातें करते समय भी वो दूसरे कमरे में चली जाती थी। सबसे हैरानी इस बात की थी कि जिस सितार पर बरसों से धूल जमी थी, उसे पोंछकर, उसके तारों को कसकर राशि के हाथ पूरे घर को उसके मधुर स्वर से गुंजायमान कर रहे थे। हालांकि संजय का धीरज जवाब दे रहा था, फिर भी राशि में आया बदलाव उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो उसे टोकना नहीं चाह रहे थे। साथ ही उन्हें इस बात का मलाल भी था कि जो काम वो बरसों से शिद्दत से नहीं कर पाए, वो इन 4 दिनों के ऑफिशियल टूर में कैसे संभव हो गया। इसी असमंजस में कुछ दिन और निकल गए। आखिर एक दिन राशि ने खुद ही भेद खोला। दीप, जानते हैं मुंबई में मुझे संजय मिला था, वो तुम्हारा MBA का क्लासमेट। हाँ, थोड़ा कमजोर लग रहा था लेकिन आवाज में वो ही खनक थी। लेकिन एक बात कितनी अजीब है कि हम दोनों ही कॉलेज के जमाने में ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन न कभी उसने अपने प्यार का इजहार किया, न ही कभी मैंने। अच्छा ही हुआ ना, अगर पता चल जाता तो तुम मेरी पत्नी कैसे बनती। कहने को तो दीपकांत ने शरारत से राशि की आंखों में झांक कर कह दिया, लेकिन थे तो वो पुरुष ही और पति भी थे। मन का एक कोना फिलहाल यही सोच सोच कर संदिग्ध था कि राशि ने खुद को एक कवच में कैद करके रखा है। जिस तरह वो एक अच्छे बेटे, भाई और सरकारी अफसर का दायित्व निभा रहे हैं, उसी तरह राशि भी एक अच्छी पत्नी होने का दायित्व निभा रही है। एक रात सुंदर बेडरूम की धीमी रोशनी में अपनी सशक्त बाहों में राशि को लेकर दीपकांत बड़े इत्मीनान से बोले, शादी से पहले तुम संजय को पसंद करती थी, ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी थी, लेकिन इन 4 दिनों में संजय से मिलने के बाद जो तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आया है, वो देखकर सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी 12 वर्ष की तपस्या तो भंग नहीं हो जाएगी। कहाँ संजय लिस्टेड कंपनी का CEO और कहाँ मैं एक साधारण सा गेजेटेड अफसर। दीप, मैं बहुत ही बेबाका किस्म की इंसान हूँ। कुछ छिपाना चाहती तो तुमसे संजय का जिक्र कभी भी नहीं करती। दूसरा इसलिए भी कि जितने तुम सुलझे हुए इंसान हो, उतना शायद ही कोई होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया। फिर भी झूठ नहीं बोलूंगी। कभी कभी मैं खुद से ये सवाल आज भी पूछ लेती हूँ कि ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो संजय ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ये सोच ही शायद वो खलिश थी जिसके कारण मैं अपने अतीत को याद करना ही नहीं चाहती थी। पर अब संजय से मिलने के बाद वो फांस भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से निकल गई है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दिनचर्या गृहस्थी संभालने, बच्चों को स्कूल भेजने, खुद ऑफिस जाने और देर रात तक प्रेजेंटेशन तैयार करने में कब सुबह होती और शाम ढल जाती पता ही नहीं चलता था। एक दिन अचानक राशि अपनी मारुति कार से उतर ही रही थी कि संजय नीली मर्सिडीज से उतरता हुआ दिखाई दिया। दोनों कहकशां रेस्टोरेंट के लॉन में कोने की टेबल पर बैठकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे। टेबल वेजिटेबल्स, कटलेट्स, पनीर टिक्कों और स्वीट लाइम सोडा से सजी हुई थी। संजय, मैंने दीपकांत को बताया कि बॉम्बे एयरपोर्ट पर तुमसे मुलाकात हुई थी तो बोले, भाई राशि, पुराने दिन याद करके हमें भूल मत जाना।
नहीं तो इस अधेड़ उम्र में 2-2 बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगा। संजय, जानते हो दीप ने हार्वर्ड से MBA किया है। कहते हैं मेरी 2 गर्लफ्रेंड थीं। एक 1.5 साल, दूसरी 2 साल पर दोनों ही साथ छोड़ गईं। साथ तो हिंदुस्तानी बेगम ही दे रही है ना। संजय कपूर कैसे उड़ाकर ले जा सकता था तुम्हें? जन्म जन्म का साथ तो हम दोनों का ही है ना। संजय ने महसूस किया राशि के हाव भाव में कहीं भी विरह, अलगाव या वर्तमान से असंतुष्टि का भाव नहीं था। बड़े सहज ढंग से बोला, राशि, पहले प्यार में बड़ी अजब सी कशिश होती है। न भूली जाने वाली कुछ मीठी यादों के घेरे में बंद कर रह जाती है जिंदगी का वो पहला पाक एहसास। तुमने और मैंने अपने वैवाहिक जीवन के साथ समझौता करके बड़ी ही समझदारी से काम लिया और अपने जीवन साथी को खुद ही अपने कृष के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तो हम दोनों के पास एक एक बहुत अच्छा जीवन साथी भी है और प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। राशि की आंखों में नमी तैर आई थी। संजय उसकी पीठ थपथपाकर बोला, मैंने तुम्हें और तुमने मुझे चाहा था। ये अध्याय हम दोनों यहीं पर समाप्त करते हैं। कभी घर आओ, सीमा मेरी पत्नी तुम्हें खुद फोन करेगी। मैं दीपकांत को हमेशा यही दुआ करूंगा कि तुम और मैं कभी भी बेईमानी करके अपने परिवार को खंडित नहीं होने देंगे और अपने जीवन साथी और बच्चों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। प्यार शक्ति होता है और प्यार पूजा भी होता है। आज का यहाँ मिलना तुम दीपकांत को बताना और मैं सीमा को बताऊंगा। अब जब भी मिलेंगे सब इकट्ठे ही मिलेंगे। मन को साफ रखेंगे, बिल्कुल दर्पण की तरह। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और दोनों गाड़ियां लगभग एक साथ स्टार्ट हुई थीं। 2 प्रेमी नहीं, 2 मित्र अपने अपने घर की तरफ जा रहे।